अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम तमाम टेंसेस को कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए नोट्स जो हैं उनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उन नोट्स के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं, जब तक आपको उनका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो जाता, आप टेंसेस को ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, तो वीडियो को फॉरवर्ड करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड कर दूं। व्यूवर्स, हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं टेंसेस को अपने इस चैनल के ऊपर। अभी हमारी कंपैरेटिव स्टडी वाली सीरीज चल रही है। अगर आप पहली दफ़ा टेंसेस को सीख रहे हैं या टेंसेस में आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो का फ़ायदा उन्हीं लोगों को बेहतर हो सकता है जिनको पहले टेंसेस आते हैं, कुछ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, तो उसको कंपेयर करके उनकी दूर हो जाएगी। जो टेंसेस को सीखना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, जिनको पहले टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके लिए सेपरेट वीडियोस बनाई हैं। हर एक टेंस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है। 12 टेंस 12 वीडियोस बनाई गई हैं। हर वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में स्ट्रक्चर के साथ एग्जांपल्स एंड रूल्स की मदद से एक्सप्लेन किया गया हर टेंस को। तो वो आप वीडियो देखें। अब उसमें जो वीडियोस बनाई गई हैं, एक टेंस के ऊपर 2 वीडियोस बनाई गई हैं। अब 2 इसलिए कि बाकी चीज़ें सारी सेम है, जस्ट उसमें थोड़ी मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी को चेंज किया हुआ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो सके, या आपको एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो है उसका मौका मिल जाए। तो इस तरह से आपके 12 टेंस हैं तो 24 वीडियोस बन जाती हैं 2 सीरीज की शक्ल में, और उसमें वो आपको 24 करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 12 करते हैं एक सीरीज, एक मेथोडोलॉजी से आपको सब कुछ क्लियर है, दूसरी मेथोडोलॉजी में आपको जाने की जरूरत नहीं है। और फिर इन तमाम वीडियोस को कंबाइन करके, यानी जो 12 वीडियोस को कंबाइन करके फिर दूसरी मेथोडोलॉजीज में 12 वीडियो को कंबाइन करके इनको कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी रख दिया गया है। तो ताकि जो लोग कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं उनका टाइम सेविंग हो, कि उनको रैंडमली सर्च ना करना पड़े चीज़ों को, एक ही जगह पर उनको सारा मटेरियल मिल जाए। तो ये हमारी होगी डिटेल वीडियोस। उसके बाद हमारी ये कंपैरेटिव वीडियो वाली जो है ये सिलसिला शुरू हो जाता है। पहली बात तो ये है कि हम क्यों स्टडी कर रहे हैं जी, कंपैरेटिव एनालिसिस क्यों कर रहे हैं टेंसेस का। अभी वह टेंसेस जो है ना, इनके अंदर मिलती जुलती चीज़ें हैं तमाम टेंसेस के अंदर। एक टेंस से दूसरे टेंस जो है थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशन आती है। जो नए लोग हैं, पहली दफ़ा टेंस सीख रहे हैं, उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मिलती जुलती चीज़ें होती हैं और भूलते हैं। तो जब आपने टेंसेस का बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है, तो फिर उसका कंपैरेटिव स्टडी जो है, कंपैरेटिव एनालिसिस जो है, ये मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब ये सारी चीज़ें हैं, सारे टेंसेस एक स्केच की शक्ल में आपके सामने इकट्ठे पड़े हुए हैं ना, तो फिर कंपेयर करके स्टडी करने से एक तो इजी लगता है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होती है, कन्फ्यूजन एम्बिग्विटीज जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाती हैं, क्लैरिटी आ जाती है आपकी थिंकिंग में। और सबसे जो इसका बेहतरीन फ़ायदा वो ये है कि आपकी रिटेंशन इंप्रूव होती है। मीन टू से है कि आप भूलते नहीं हैं, चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाती है। अच्छा जी, अब ये जो कंपैरेटिव वीडियोस वाली हमारी सीरीज़ है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एक तो इसकी 2 टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन है और एक टेंस वाइज कंपैरिजन है। इस वक्त चल रहा है हमारा स्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन, और इसकी ये 5th वीडियो चल रही है। स्ट्रक्चर वाइज में पहली वीडियो इंट्रोडक्टिव वीडियो है, जिसके अंदर एग्जाम्पली सेंटेंसेज नहीं है, जस्ट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन डिटेल में थोड़ा बताया गया है सेंटेंसेस को ड्राइव कैसे करना है, ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं। उसके बाद पर्सन वाइज वीडियोज़ हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, एक ही वीडियो है वो। थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, इस वक्त आपकी थर्ड पर्सन सिंगुलर की ये वीडियो चल रही है। तो इस तरह 6 वीडियो हैं जी ये। और फिर उसके बाद 5 वीडियोस पर्सन वाइज जो है वो टेंस वाइज में। अब टेंस वाइज स्ट्रक्चर वाइज में डिफरेंस क्या है कि ये फॉर्मेट ही चेंज किया है। वो आप जब टेंस वाले जो वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह टोटल ये 11 वीडियोस बनती हैं जी कंपैरेटिव सीरीज की। अब ये 11 वीडियोस जो है इनको फिर 2 कैटेगरीज में बनाया गया है ड्यूरेशन के लिहाज से, यानी एक 5 मिनट वाली सीरीज है और एक जो भी आप देख रहे हैं 20 to 30 मिनट वाली सीरीज है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, मटेरियल सारा सेम है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, सेम है। 5 मिनट वाली जो सीरीज़ है उसमें जस्ट मैंने इस वीडियो को इंट्रोड्यूस करवाया है उन लोगों के लिए जिनको टेंसेस आते हैं, सीखने समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उन्होंने एनालिसिस करना है, तो ताकि उनका टाइम सेव हो जाए कि वो आगे पीछे ना जाते रहें, एग्जैक्टली जाएँ और अपना काम कर लें। और ये जो 20 to 30 मिनट वाली जो सीरीज़ है, ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ी अभी परेशानी है, जो सीखना चाह रहे हैं। खैर, हर बंदे का इंटेलिजेंस लेवल जो है, जो उसकी ज़हानत होती है वो डिफरेंट होती है। बाद लोगों को बेसिक्स क्लियर ना भी हो तो हो सकता है वो जस्ट इस एक वीडियो से ही सारा परसीव कर लें। तो उसमें ये है कि उस वीडियो में मैंने टेंसेस को एक्सप्लेन नहीं किया, समझाया कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ को मैं ब्रीफ करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, सारा बताऊँगा आपको। तो इसलिए इसकी 20 to 30 मिनट ड्यूरेशन है। तो ये जो कंपैरेटिव सीरीज़ है इसमें एक्चुअल वीडियोस 11 ही हैं, ड्यूरेशन के लिहाज से फिर हमने इसको स्प्लिट कर दिया है। तो ये अब टोटल आपकी कितनी होगी, 22
और फिर कंबाइंड फॉर्म भी इनकी बनाई है कोर्स वालों को जो है अकोमोडेट करने के लिए। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर कंबाइंड फॉर्म में भी वीडियो शामिल कर दी गई हैं। तो टोटल ये 24 होगी, 26 पहले वाली थी, तो टोटल एक जो ग्रैंड टोटल है हमारा वो 50 वीडियोज़ बन जाती हैं। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि एक नया बंदा जब चैनल पे आता है और वो 10 सीखने लगता है तो वो परेशान हो जाता है कि यार ये तो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इतनी ज़्यादा वीडियोज़। भाई कोई ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है। पहले वाले का भी मैंने आपको बताया डिटेल वीडियोज़ में कि आपने 12 वीडियोज़ करनी है या आखिर में एक कंबाइन कर लें, ठीक है। इसमें भी यही है कि आपको दोनों सीरीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक सीरीज़ आप करेंगे। आप फर्ज करें 30 मिनट वाली सीरीज़ कर लेते हैं तो 5 मिनट वाली सीरीज़ करने की तो कोई लॉजिक ही नहीं रह जाती। तो उसमें भी आप कंबाइन करना चाहें तो कंबाइन वीडियोस कर लें। अगर आप कंबाइन करते हैं तो टोटल आपने 4 वीडियोस करनी है, और ये भी मैं कोशिश करूंगा इन 4 को भी कंबाइन करके एक बना दूं। अगर इसको एक बना दिया तो फिर आपने एक ही वीडियो करनी है, ठीक है। तो खैर ये स्प्लिट्स में अगर जाएँ तो 50 वीडियोज़ हैं। और अब हम आते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। अच्छा जी, पहली तो बात यह है कि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के मतलब ये है कि पर्सन आपका थर्ड वो पर्सन होता है यानी जो आप जिसका जिक्र आप उसकी गैर मौजूदगी में करते हैं, ठीक है। तो वो आपका थर्ड पर्सन है। तो उसमें फर्स्ट पर्सन क्या होता है, यानी आप जिक्र कर रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सन है। दूसरा बंदा जो है वो आपकी बात सुन रहा है, वो सेकंड पर्सन है। और आप दोनों किसी तीसरे बंदे का जिक्र कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है, वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर की अगर बात करें तो पहले प्लूरल की बात कर लेते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होता है, दे, ठीक है। दे या प्लूरल नाउन, बहुत सारे एक से ज्यादा नाउन जो हैं वो आपका थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या है, ही है जो मेल के लिए होता है, शी है जो फीमेल के लिए, इट जो है ये बेजान के लिए चीज के लिए होता है, और जानवरों के लिए होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ सिंगुलर नाउन है, जरूरी नहीं है को किसी जानदार चीज का हो, बेजान चीज का भी हो सकता है, ठीक है। सिंगुलर नाउन जैसे आलिया है, अली है, तो ये भी आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर में होते हैं। अब जो एग्जाम्पली सेंटेंसेज हैं उनमें सबको हम नहीं मेंशन कर रहे, जस्ट मैंने ही को ले लिया है। आप ही को यही समझे, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, अली भी हो सकता है, आलिया भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। इट जो है यहाँ पे इस सेंटेंस में सूट नहीं करता है, क्योंकि इट जो है बेजान चीज के लिए, जानवरों के लिए होता है। तो यहाँ पे चूंकि खत लिखने की बात की गई है, जानवरों या बेजान चीज जो है खत नहीं लिख सकते। लेकिन बात आपको समझ में आ जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन जो है ये थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर इसमें इंक्लूड होता है। अब आपको थोड़ा बोर्ड का बता दूं, आपको पता है 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये जो कॉलम्स हैं ये आपके सेंटेंसेस की टाइप्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। 4 तरह के सेंटेंसेस हैं तो 4 कॉलम्स बने हुए हैं। इधर अब आपको पता है हमारे 3 जमाने होते हैं, मेन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और फिर हर जमाने का टेंस है, यानी उसकी आप कह लें कि 4 कैटेगरीज हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो 12 टेंसेज हैं, तो 12 रोज हैं। तो रोज जो है ये आपके टेंसेस को एक्सप्रेस कर रही हैं। कॉलम आपके सेंटेंस की टाइप्स को, और रोज जो है ये आपके टेंस को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो चलिए आप इनको कंपेयर करके जरा स्टडी करते हैं। बात करते हैं जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब की पहली फॉर्म है और उसके साथ एस लगा हुआ है, राइट से राइट्स बनाया हुआ है, और साथ में एक ऑब्जेक्ट है जी। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में जब आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या एस का इजाफा क्यों जरूर करना है। ईएस का इजाफा वहां पर करेंगे जहां वर्ब के आखिर में ई नहीं है। जहां पे वर्ब के आखिर में ई है तो वहां पे सिर्फ एस लिखेंगे। यहाँ पे चूंकि ई है तो यहाँ पे हमने जस्ट एस का इजाफा किया है। अच्छा जी, अब आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ही इज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा है। ऊपर वाले और नीचे वाले सेंटेंस को कंपेयर करें तो फर्क ये है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आ गया और वर्ब की फॉर्म जो है वो फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी राइटिंग यूज हो गया। कॉन्टिन्यूस का मतलब है काम जारी है, जब ये बंदा बात बता रहा है उस वक्त काम जारी है, स्टेटस काम का ये है जी। बाकी स्ट्रक्चर इसका ऊपर वाला ही है। परफेक्ट में आज ही हैज रिटन लेटर, वो खत लिख चुका है या उसने खत लिख लिया है। अब ऊपर वाले में और नीचे वाले में इसमें क्या फर्क है कि यहाँ पे इसके बजाय हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल यूज हुई है, रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने टाइम का रेफरेंस देना होता है। बेसिकली आपने बताना होता है जब आप बता रहे हैं उस वक्त काम का स्टेटस होता है कि काम जारी है, और साथ में आपने ये बताना होता है कि काम शुरू कब हुआ था। तो वो काम, वो पॉइंट जहाँ पे काम शुरू हुआ था उस टाइम को रिफर करने के लिए आप यूज करते हैं सिंस या फार। अगर आपको टाइम का एग्जैक्ट पता है जैसे 3 बजे, 4 बजे, सुबह, शाम, 1973 में, 1952 में, 2001 में, तो फिर आप यूज करते हैं सिंस। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, जस्ट आपको ड्यूरेशन का पता है कि 2 घंटे से 4 घंटे से, 1 वीक से, 2 सालों से, 4 महीनों से, तो फिर आप यूज करते हैं फॉर और साथ में आपने टाइम मेंशन करना है जी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 3 o'clock,
वो 3 बजे से खत लिख रहा है। अब यहाँ पे सिंस 3 o'clock, अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। तो ये 3 o'clock आपको पता है एग्जैक्ट टाइम, तो इसलिए यहाँ पे सिंस लगा दिया। 3 बजे से काम जारी है। इस वक्त काम का स्टेटस क्या है कि काम इस वक्त चल रहा है। फर्क क्या है स्ट्रक्चर में, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर स्ट्रक्चर का डिफरेंस देखें तो सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इजी यूज हुआ है, यहाँ पे हैज बीन यूज हुआ है और साथ में टाइम का रेफरेंस है। बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वही है, आप देख सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आ जाए, ही रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को अगर कंपेयर करें तो डिफरेंस सिर्फ वर्ब की फॉर्म का आ रहा है। वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, यहाँ पे सिंपली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है। कॉन्टिन्यूस में आ रहे हैं, ही वाज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा था, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं और किसी और उस वक्त काम जारी था। अब इसमें आए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और पास्ट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है। वहां पे इज था, यहाँ पे वाज है। अब आ जाएंगी पास्ट परफेक्ट में, ही हैड रिटन अ लेटर एट 4 PM। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये आप ऐसी सिचुएशन के लिए यूज करते हैं जब आप पास्ट के अंदर किसी मखसूस पॉइंट पे, किसी मखसूस वक्त के ऊपर आप किसी काम के स्टेटस को बता रहे होते हैं कि उस स्टेटस, उस वक्त, उस टाइम पे काम जो है वो मुकम्मल हो चुका था। इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर भी टाइम का रेफरेंस जो आएगा, लेकिन उसमें टाइम का रेफरेंस इस तरह से आएगा, वो एग्जैक्ट आप टाइम बताएंगे और ये बताएंगे कि उस वक्त जो है ये काम कंप्लीट हो चुका था। ये हैड रिटन अ लेटर एट 4 PM। तो अब ये वो टाइम है जब आप वो स्टेटस बता रहा है खत लिखने का कि उस वक्त तक वो लिख चुका था। आप प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का डिफरेंस देखें तो वहां पे हैज है, यहाँ पे हैड है, और कोई चीज डिफरेंट नहीं कर रही, तो सिर्फ इतना से फर्क है। अब आ गया जी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में थोड़ा डिफरेंस ये है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये है कि जब आप जिक्र कर रहे हैं किसी काम के स्टेटस का तो उस वक्त काम जारी है आपके बोलते हुए, और वो जारी स्टार्ट कब हुआ था, पास्ट में। वो पास्ट रिसेंट भी हो सकता है और लंबा भी हो सकता है, जब मर्जी पीछे। और जो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें आपने दो टाइम जोन लेने हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम वो है जहां पे आप टाइम का स्टेटस बता रहे होंगे कि उस वक्त जो है काम जारी था, और दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम वो बताएंगे जब आप ये बताएंगे कि इस वक्त काम शुरू हुआ था। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप जब बता रहे हैं काम जारी है और पीछे काम शुरू हुआ था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर दोनों पॉइंट पास्ट में चले गए हैं, यानी वो वाला पॉइंट जिसके ऊपर आप काम का स्टेटस बता रहे हैं कि उस पर काम जारी था वो भी पास्ट में है, और वो वाला पॉइंट जिस पे काम शुरू हुआ था वो भी पास्ट में है। तो जहां से काम शुरू हुआ था उस पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए आप यूज करेंगे सिंस और फार का, और वो कैसे कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया ऊपर। और जो आपका टाइम है यानी जिस पे आप स्टेटस बता रहे हैं वो आपने टाइम वैसे का वैसे ही मेंशन कर लेना है। अभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग फॉर 2 hours। वो शाम को 2 घंटे से खत लिख रही थी। अब ये आप उस शाम से अगले दिन में बात कर रहा है या कोई बहुत पुरानी बात हो रही है। अब दो टाइम आ गए, एक इवनिंग और एक 2 hours। इवनिंग वो टाइम है जब आपने स्टेटस बताया कि शाम को क्या स्टेटस का काम था जी, काम का स्टेटस ये था कि खत लिखा जा रहा था शाम को। और दूसरा क्या है, वो लिखना कब शुरू हुआ था, 2 घंटे से लिखा जा रहा था। अब वो 2 घंटे कौन से हैं ये आपको एग्जैक्ट नहीं पता। इस वो 4 से 6 हो सकते हैं, 5 से 7 हो सकते हैं, या वो 6 से 8 भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता इसलिए सिंस नहीं फिर आपने लगाया, फॉर लगाया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का डिफरेंस देखें तो वहां पे हैज बिन है और यहाँ पे हैड बिन है, बाकी स्ट्रक्चर सारे का सारा वही है। फ्यूचर में आ जाए, ही विल राइट अ लेटर, वो एक खत लिखेगा। अब यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट का डिफरेंस देखा तो फर्क ये है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, यहाँ पे वर्ब की जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो वैसे ही आ गई और साथ उसके विल आया है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें विल नहीं है। तो खत लिखेगा। कॉन्टिन्यूस में आ जाए, ही विल बी राइटिंग लेटर, वो खत लिख रहा होगा। अब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को देख लें, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को देख लें या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को देख लें, डिफरेंट सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का आ रहा है। उसमें इज है, इसमें वाज है और उसमें विल भी है, बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, ही विल हैव रिटन लेटर एट 4 PM। अब इसमें भी ऐसे ही है पास्ट परफेक्ट की तरह, लेकिन आप बात कर रहे हैं अब फ्यूचर की, कि इसमें भी आप एक पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर का बताएंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई उस पॉइंट के ऊपर काम जो है मुकम्मल हो चुका होगा। यानी फर्ज करें अभी सुबह का टाइम है और आप शाम के 4 बजे की बात कर रहे हैं कि 4 बजे काम का स्टेटस क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 4 बजे जी काम जो है मुकम्मल हो चुका होगा, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो फिर इसके लिए आप कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ही विल हैव रिटन लेटर एट 4 PM, वो 4 बजे खत लिख चुका होगा। अगर कंपैरिजन में जाएं तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हैज है
और पास्ट परफेक्ट में हैड है और फ्यूचर परफेक्ट में क्या विल हैव है, बाकी स्ट्रक्चर वही है। अब आ गया जी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इनको थोड़ा सा कंपेयर करके स्टडी करते हैं। देखिए पास्ट में आपको मैंने बताया था कि आपने दो टाइम मेंशन करने, एक टाइम वो जहाँ पे काम शुरू हुआ, एक टाइम वो जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं कि उस टाइम पे काम का स्टेटस ये था कि वो जारी था। अब होना ये है कि इसी तरह से आपने एक पॉइंट लेना है फ्यूचर के अंदर, यानी आप ये समझे कि आपने खुद को प्रोजेक्ट कर लिया, आप फ्यूचर के अंदर चले गए और आप पीछे मुड़ के देखेंगे। पीछे मुड़ के देखेंगे तो जब पीछे मुड़ के देखा है तो काम कहीं से भी शुरू हो सकता है, लेकिन जहां पे आप खड़े होंगे फ्यूचर में, वहां पे काम का स्टेटस क्या होगा कि काम वहां पे जारी होगा। मसलन अब फ्यूचर में मैं कहता हूँ, फर्ज करें अभी मैं सुबह का टाइम खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ कि शाम के 4 बजे जो है ना मैच जारी होगा, ठीक है। अब मैच शाम के 4 बजे जारी होगा, ये मैंने स्टेटस बताया है। अब वो शुरू कब हुआ था, हो सकता है अभी मैं फर्ज करें 6 बजे की बात कर रहा हूँ, अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं कह रहा हूँ शाम के 4 बजे मैच जारी होगा। हो सकता है मैच जो है वो अभी शुरू होना हो, अभी शुरू होना है तो 9 बजे फर्ज करें मैच शुरू होना है। इट मीन्स काम के शुरू होने का टाइम भी फ्यूचर में है और काम का वो 4 बजे वाला यानी जो फ्यूचर का टाइम है जिसपे आप स्टेटस बता रहे हैं उस वक्त भी वो भी फ्यूचर में, दोनों फ्यूचर में। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये है कि मैं इस वक्त 9 बजे हूँ और मैं खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि जनाब शाम के 4 बजे जो है ना मैच जारी होगा। अब इसका मतलब ये है कि वो तो हो गया कि 4 बजे जारी होगा। अब काम मैच शुरू कब हो रहा है, प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट में शुरू हो रहा है और फ्यूचर का वो पॉइंट जहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ वहाँ पे यानी काम जो है जारी होगा। तीसरी सिचुएशन ये है कि मैं खड़ा हुआ हूँ 12 बजे, अभी 12 का टाइम हुआ है और मैं ये कहता हूँ कि 4 बजे जी जनाब मैच जो है ये जारी होगा। अब इसमें क्या है कि मैच जो है 4 बजे जारी होगा, ये मैं फ्यूचर का एक पॉइंट ऑफ टाइम है 4 बजे जिस पे ये मेंशन कर रहा हूँ कि उसका स्टेटस मैच का ये होगा कि जारी होगा। और मैच शुरू कब होगा, पास्ट में, यानी 9 बजे का शुरू होगा और 12 बजे मैं मेंशन कर रहा हूँ। बात करने का मकसद ये है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये था कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन और वो वाला पॉइंट जिस पे आप काम का स्टेटस बता रहे हैं वो दोनों पॉइंट आपके पास्ट में थे। और जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये है कि वो वाला पॉइंट ऑफ टाइम जिस पे आप काम का स्टेटस बता रहे हैं कि उस वक्त काम जारी होगा वो आपका फ्यूचर में होगा और वो वाला पॉइंट ऑफ टाइम जिसके बारे में आप बता रहे हैं जिस पे यानी काम शुरू हुआ है वो फ्यूचर में भी हो सकता है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, वो पास्ट में भी हो सकता है, जैसे कि मैंने मैच वाली एग्जांपल में आपको समझा दिया है। और वो काम शुरू कहाँ से हुआ है उस चीज़ को रिफर करने के लिए आपको बताया कि हम सिंस फॉर यूज़ करते हैं और जो है वो वाला पॉइंट ऑफ टाइम जिसके बारे में बता रहे होते हैं कि इस टाइम के ऊपर स्टेटस जारी होने का होगा उसको हम वैसे ही मेंशन करते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। He will have been writing a letter in the evening since 5 o'clock, वो 5 बजे वो शाम को 5 बजे से खत लिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो 5 बजे का टाइम है ये है शुरू होने का और ये जो इवनिंग है ये वो वाला टाइम है जो पॉइंट बता रहे हैं कि शाम को स्टेटस क्या होगा, शाम को जारी होगा काम और शुरू कब हुआ होगा 5 बजे। तो ये जो मैं बताने वाला जो है फर्ज करें सुबह 4 बजे बता रहा है या उससे भी बेशक 2 दिन पहले बता रहा है, तो लिहाजा ये जो है इसमें आप अगर डिफरेंस देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है विल हैव बीन है, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वही है। एक मरतबा फिर हम इसको कंपेयर करके जरा स्टडी कर लेते हैं। देखें जी, हम बात करेंगे पहले इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस एस या ई एस का इजाफा है, पास्ट में क्या है वर्ड की सेकंड फॉर्म है और फ्यूचर में क्या है विल और फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। कॉन्टिन्यूस में बात करें तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज है, पास्ट में वाज है और फ्यूचर में विल भी है, बाकी स्ट्रक्चर सेम होगा। परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हैज है, पास्ट में हैड है, फ्यूचर में विल हैव है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है, पास्ट में जो है हैड बीन है और परफेक्ट में विल हैव बीन है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो अब मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि क्यों मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आपको कंपेयर करके चीज़ों को पढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर आपने इस पर गौर से पढ़ लिया तो आप भूलेंगे नहीं, ये आपकी रिटेंशन जो है ये बेहतर होगी, अब ये आप रिटेन रहेगा आपको। अच्छा जी, अब ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। देखिए मेन चीज़ होता है बेसिक ही, अगर बेसिक स्ट्रक्चर आ गई है तो बाकी मसला नहीं, क्योंकि बाकी तो आपने ड्राइव करना है। अब आपको पता है कि हमने पॉजिटिव से जब नेगेटिव बनाना तो क्या करना है, जस्ट हमने उसमें नॉट ऐड करना है।
लेकिन ये नॉट की जो पोजीशन है सेंटेंस के अंदर ये थोड़ी सी क्रिटिकल है। अगर आपने नॉट की पोजीशन को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया तो सेंटेंस आपका गलत हो गया। लेकिन अभी मैं आपसे एक फार्मूला शेयर कर रहा हूँ, आपने वो अच्छी तरह से समझ लिया तो दोबारा कभी भी आपसे गलती नहीं होगी नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए। अच्छा, ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ इसमें इस तरह से है कि आपने बेसिकली जब भी आपने पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है तो उसमें एक चीज़ तो कॉमन है कि आपने नॉट ऐड करना है, लेकिन अब उसकी पोजीशन के बारे में सुन लें। अगर ये फार्मूला पोजीशन के बारे में कि नॉट की पोजीशन क्या रखनी है सेंटेंस में, अगर तो आपका जो सेंटेंस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिंपली आपने सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ है आपने नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के इमीडिएटली आफ्टर टू द सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर आपने नॉट जो है फौरन हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाना, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद। अच्छा, तीसरी सिचुएशन ये है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, जैसे यहाँ पे हैव बीन है, हैड बीन है या विल हैव बीन है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो फिर आपने नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड है उसके बाद लिखना है, ठीक है ना, दूसरे या तीसरे वर्ड के बाद नहीं ले जाना, आपने पहले को कंसीडर करना है, ठीक है। बाकी का बाकी स्ट्रक्चर आपने सेम एज इट इज रहने देना है। अच्छा, इसमें प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनिट के लिहाज से थोड़ी एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। जो बाकी के 10 टेंसेज हैं उसके ऊपर एज इट इज़ ये फार्मूला जो है ये वैलिड है, एप्लीकेबल है। अच्छा जी, अब ये हो गया नेगेटिव। अब आ जाते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में सिंपल सा रूल है कि आपने जब एक सेंटेंस को पॉजिटिव को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो जस्ट आपने हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपने यूज कर देना, सवालिया निशान अलामत लगा देनी। अच्छा, इसमें थोड़ी गलती स्टूडेंट ये करते हैं कि जब तो हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड पे मुश्तमिल होता है फिर तो प्रॉब्लम कोई नहीं, फिर तो आप उठा के लेंगे, लेकिन वो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों वर्ड्स उठा लेंगे या इसमें कोई गड़बड़ कर लेंगे। कुछ नहीं करना आपने जैसे वही रूल ऑफ फर्स्ट आपने यूज़ करना है जो मैंने आपको नेगेटिव जो है सेंटेंस बनाते हुए बताया है कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब दो या तीन वर्ड्स तक मुश्तमिल है तो आप पहले के बाद नॉट लगाते थे। इसी तरह जब इंट्रोगेटिव के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लेकर जाना है तो आपने पहले वर्ड को ही लेना है। जैसे विल हैव बीन है तो विल को ही लेके जाएंगे, हैव बीन को नहीं छेड़ना। यानी आपने पहले वर्ड को हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड है उसको सब्जेक्ट से पहले लेकर जाना है, बाकी आपने सेंटेंस को छेड़ना ही नहीं है। लेकिन ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको पता है, इन दोनों को कंबाइन कर देना। आप इमेजिन करें कि आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया। आपने हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का पहला जो वर्ड है उसको उठा के ले गए सब्जेक्ट के बाद। अब मैंने आपको क्या रूल बताया था स्टार्ट में ही कि जब आपके सेंटेंस के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट कहाँ पे आप ऐड करेंगे, सब्जेक्ट के फौरन बाद। अब जब आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब को उठा के ले गए हैं सब्जेक्ट से पहले, इसका मतलब है बाकी सेंटेंस के अंदर तो अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट कहाँ पे आएगा रूल के मुताबिक, सब्जेक्ट के फौरन बाद। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि वर्ड अगर हेल्पिंग वर्ब अगर एक वर्ड पर मुश्तमिल है फिर तो क्लियर है, दो या दो से ज्यादा वर्ड पर मुश्तमिल है तो फिर आप कहेंगे जी पहला वर्ड गया है सब्जेक्ट से बाद, बाकी तो यही है। भाई आपने पहले कोई कंसिडर करना है, जब पहला चला गया तो आप समझ लेंगे हेल्पिंग वर्ब भी कोई नहीं है, ठीक है। तो आपने सब्जेक्ट के बाद में नॉट को ऐड करना है। अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही तो बस आप इतना याद रख लें कि आपने जब इंट्रोगेटिव बनाना है ना, इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड को उठा के सब्जेक्ट से पहले लेकर जाना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन डालना है, ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए आपने बस इतना करना है कि नॉट को सब्जेक्ट के बाद ऐड कर देना है, सिंपल। आप देख सकते हैं तमाम के तमाम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद में, बाकी आपने किसी स्ट्रक्चर को किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल सेंटेंस करवा भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है ही हैड रिटन अ लेटर एट 4 PM, वो 4 बजे खत लिख चुका था। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो आप देख सकते हैं हैड के बाद जस्ट नॉट ऐड किया, ही हैड नॉट रिटन एट 4 PM, वो 4 बजे खत नहीं लिख चुका था। अच्छा जी, उसी तरह इंट्रोगेटिव में क्या किया है, ये हैड जो था इसको उठा के हम सब्जेक्ट से पहले ले गए, हैड ही रिटन एट 4 PM, क्या वो 4 बजे खत लिख चुका था। अब हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना तो जस्ट सिंपल ये सारी का सारा स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर दिया, हैड ही नॉट रिटन एट 4 PM, क्या वो 4 बजे खत नहीं लिख चुका था। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते क्यों हैं, फायदा क्या है इसका। लेकिन ये फायदे का तो नहीं पता, बात यह है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम उस सिचुएशन में बनाते हैं जब हम किसी से सवाल कर रहे हैं और साथ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला बंदा जो है अपने नेगेटिव रिप्लाई करेगा, नेगेटिव जवाब देगा। जैसे कि वो पूछ रहा है हैड ही नॉट रिटन एट 4 PM, क्या वो 4 बजे खत नहीं लिख चुका था, तो सुनने वाला जवाब देगा हाँ जी वो नहीं लिख चुका था। तो इसलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है क्वेश्चन हम तब करते हैं जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला बंदा हमें नेगेटिव रिप्लाई करेगा जी। तो एक और देख लेते हैं जी,
ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग सिंस 5 o'clock। शाम को वो 5 बजे से खत लिख रहा होगा। अब ये देखेंगे वही 3 वर्ड्स वाला अभी आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो आपने इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो आपने 3 वर्ड्स को नहीं देखना, आपने पहले वर्ड के बाद जस्ट नॉट ऐड कर दिया। ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग सिंस 5 o'clock। वो शाम को 5 बजे से खत नहीं लिख रहा होगा। अब इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में क्या किया, वही किया है कि हैव बीन को आपने नहीं छोड़ा, जस्ट विल को उठा के ही से पहले ले आए हैं, एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग सिंस 5 o'clock, कि वो शाम को 5 बजे से खत लिख रहा होगा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो सिंपली सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया आपने। विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग सिंस 5 o'clock, क्या वो शाम को 5 बजे से खत नहीं लिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम सेंटेंसेस में जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, जो तो सिंपल है कि इंट्रोगेटिव की तरह ही है, जस्ट आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है। अगर आपको मुश्किल पेश आती है तो बस आप ये रूल याद रख लें कि आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब भी सेंटेंस होगा सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लिख देना है, बाकी जो है वो चलता रहेगा। तो व्यूअर्स ये हो गया जी रूल जो है ये 10 टेंसेस के ऊपर तो एज इट इज़ वैलिड है। जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट उसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। रूल यही तकरीबन यूज़ होते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें डिफरेंस है, वो आपको समझा देता हूँ। हाँ जी, ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। अब उसमें इसका नेगेटिव बनाएंगे हम। तो मैंने आपको बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट ऐड करना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद में आ गया नॉट। लेकिन प्रेजेंट डेफिनेट में आपने अकेला नॉट नहीं लिखना। अगर तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कोई भी पर्सन है तो डू नॉट होगा। डू नॉट वाले हमने पर्सन देख लिए, अभी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर चाह रहा है तो हम इसी की बात करेंगे। डज नॉट, अकेला नॉट नहीं लिखना। रूल वही है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आ रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट आ रहा है, लेकिन उसके साथ डज लगाना है। अच्छा, दूसरी बात, जब डज नॉट लगाएंगे तो फिर ये आखिर में वर्ब के बाद जो आपने एस या येस का इजाफा करना है वो नहीं करना, फिर ये राइट वैसे का वैसे आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ही डज नॉट राइट्स अ लेटर, गलत हो जाएगा। या करेक्शन वाले सेंटेंस में भी उन्होंने इस तरह से छोटा मोटा चेंज किया होता है, तो वो फ्लो में बंदा जा रहा होता है तो गलत कर देता है एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में। तो ये ख्याल रखना है जी आपने। अच्छा, इसी तरह जब अपना आपने इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में मैंने कहा क्या था कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो प्रेजेंट डेफिनेट में अगर हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता नहीं है, तो फिर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कोई पर्सन है तो डू लिखेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर है जैसे कभी चाह रहे हो तो आप डज को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, डज ही राइट अ लेटर। अगेन आपने राइट्स नहीं लिखना है, ऐसी है इसका इजाफा नहीं करना। सिंपली आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे और स्टार्ट में आप डज लिखेंगे। डज ही राइट्स अ लेटर, सॉरी डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर, ठीक है। डज ही ड्रिंक वाटर। तो इस तरह से ये आप करेंगे। तो ये डू डिड डन ये मेन वर्ब भी है, कंफ्यूज नहीं होना। ये डू डज वगैरह यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज हो रहे हैं। ये आपका इंट्रोगेटिव है। और नेगेटिव का तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो आपको पता सिंपल है कि आपने इसमें बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट ऐड कर देना है। लेकिन ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अब आ जाए पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या ही रोट अ लेटर। अब इसमें भी वही वाला रूल है, नेगेटिव बनाना है तो आपने सब्जेक्ट, इसमें आप क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के फौरन बाद आप नॉट ऐड करेंगे, ये नॉट आ गया। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह अकेला नॉट नहीं लिखना। वहां पे जैसे डू या डज लगाते हैं, यहाँ पे आपने डिड लगाना है। यहाँ पे इजी है, वहां पे तो ये है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज है, बाकी तमाम पर्सन में डू है। लेकिन यहाँ पे कोई भी पर्सन है, पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में आपने डिड नॉट ही लगाना, डिड लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या बनाया, अच्छा एक और चीज, जब आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो फिर ये रोट नहीं राइट हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी पॉजिटिव के अलावा जो भी सेंटेंस है, यानी उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, सेकंड नहीं करनी। यानी कि अगर आप इस तरह से करेंगे ही डिड नॉट रोट अ लेटर तो आपका गलत हो जाएगा। और इस तरह के चक्कर ही देता है एग्जामिनर जो है, ये खास करके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में, करेक्शन वाले क्वेश्चन में जी। तो इसी तरह जब आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैंने आपको रूल क्या बताया कि आपने हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले लेकर जाना। अगेन प्रेजेंट डेफिनेट की तरह यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम ही से पहले क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे। वही डिड जो हमने नॉट के साथ लगाया, अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ले जी, ये आपका क्लियर हो गया। तो अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना तो वो तो सिंपल है, सब्जेक्ट के साथ आप नॉट लगा दें। डिड ही नॉट राइट लेटर, क्या उसने खत नहीं लिखा। तो ले जी व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका जो टेंसेस का जो कंपैरिजन यानी कंपैरेटिव स्टडी है, कंपैरेटिव एनालिसिस है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। आपकी कन्फ्यूजन, टेंशंस और आपकी एम्बिग्यूटीज दूर हो चुकी होंगी, प्रैक्टिस भी अच्छी मिली होगी, रिटेंशन पावर भी आपकी इंक्रीज होगी। मैंने तो इसी उम्मीद से बनाई है वीडियोस और
ये लेक्चर डिलीवर भी कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।